Assalamu alaikum students. Now basically our next chapter is chapter number 7, that is electrodynamics, and that is very important chapter, electrodynamics. In this chapter, for the first, our first topic is electromotive force. The first topic in this electromotive force is Ohm's law. That Ohm's law, you already discussed, already know that what is Ohm's law. You know that V is equal to IR, but here we discuss in terms of current density. In terms of current density, in Ohm's law, we have if we have current flow, ठीक है, अगर कोई भी करंट फ्लो करता है तो हमें पता है कि देयर इज अ पुश ऑन द चार्जेस। ठीक है, करंट फ्लो करना है तो हमारे पास चार्जेस पे कोई पुश होता है, यानी कि करंट उसी वक्त ही फ्लो होता है जब हमारे पास चार्जेस में कोई फोर्स एक्ट कर रही होती है जो उनको पुश करती है। हमें पता है कि जितना भी वो फास्ट मूव करेंगे दैट इज इन रिस्पॉन्स टू अ गिवन पुश, दैट इज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर पे भी डिपेंड करता है। तो यानी कि नेचर मीन्स कि कंडक्टर है कि इंसुलेटर है कि क्या है। फॉर मोस्ट सब्सटेंसेस द करंट डेंसिटी, अब यहाँ पे अगर करंट डेंसिटी को हम डिफाइन करें तो करंट डेंसिटी जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि हमारे पास जो है वो कितनी फोर्स जो है वो चार्जेस पे लग रही है। यानी कि जब जब करंट फ्लो करता है किसी भी एरिया में से, तो उसमें हमारे पास जो है कितनी फोर्स एक्ट कर रही है चार्जेस पे, हम यही यहाँ से ही हमें पता चलता है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो उस को हम ये कहते हैं कि जो करंट डेंसिटी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो दिस फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम कहते हैं दैट इज इक्वल टू स्मॉल एफ। तो J is directly proportional to small f, and if we change the proportionality into equality, then J is equal to sigma f। ठीक है, सिग्मा एफ द प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर सिग्मा। अब इसको हमने सरफेस चार्ज से कंफ्यूज नहीं करना, दैट इज सिग्मा एंड इज एन एम्पिरिकल कांस्टेंट दैट वेरीज फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर, यानी कि ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है। इट्स कॉल्ड द कंडक्टिविटी ऑफ द मीडियम। बेसिकली सिग्मा जो है वो हमारे पास क्या होता है, दैट इज कंडक्टिविटी ऑफ द मीडियम। यानी इसका मतलब ये है कि ये कंडक्टर्स के लिए इसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी और जो इंसुलेटर है उसके लिए इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो इट्स कॉल्ड द कंडक्टिविटी ऑफ द मीडियम। एक्चुअली द यूजुअली इसमें हम ये कहते हैं जो डिफरेंट बुक्स में ये भी है कि जो द रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा होता है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ठीक है, आपको पता है कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, रेजिस्टिविटी। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो इज इक्वल टू 1/सिग्मा। इसको हमने चार्ज डेंसिटी से कंफ्यूज नहीं करना, उसको हमने सरफेस चार्ज से नहीं करना और उसको हमने चार्ज डेंसिटी से नहीं करना। दैट इज अब इसमें सम टिपिकल नोटिस दैट एवरी इंसुलेटर कंडक्ट स्लाइटली दो द कंडक्टिविटी। अब अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि इंसुलेटर्स जो है वो बहुत कम कंडक्ट करते हैं लेकिन जो मेटल है उसकी कंडक्टिविटी हायर होती है, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो परफेक्ट कंडक्टर्स है उसके लिए हम ये कंसिडर करते हैं कि सिग्मा जो है दैट इज इन इंफिनिटी के इक्वल होता है। ठीक है, और जो परफेक्ट इंसुलेटर्स होते हैं उसमें हम ये कहते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो हमारी लिमिट्स हैं। हम लोगों ने बात कह दिया कि परफेक्ट कंडक्टर्स के लिए सिग्मा इन्फिनिटी होता है और परफेक्ट इंसुलेटर्स के लिए सिग्मा 0 होता है। ठीक है, अब हमें बेसिकली हमने ये देखना है वो जो फोर्स है वो कौन कौन सी हो सकती, वो क्या कौन सी फोर्स हो सकती है। द फोर्स दैट ड्राइव्स द चार्ज टू प्रोड्यूस द करंट कुड बी एनीथिंग। आपको पता है बल्ब वगैरह में जब हम फोर्स उसमें देखते हैं कि उसमें फोर्स कौन सी होती है, वो किस वजह से प्रोड्यूस होती है, दैट इज फॉर केमिकल। वो केमिकल फोर्स होती है। इस तरह से हमें किसी कभी ग्रेविटेशनल फोर्स भी होती है, कभी जो है वो कूलम फोर्स होती है और लेकिन यहाँ पे हम ये कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो है वो
हम ज़्यादातर हम जो लेते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ओहम्स लॉ, इस केस में यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो फोर्स है दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, उसमें हमारे पास जैसे लॉरेंट्स फोर्स है तो उसमें E प्लस वी क्रॉस बी होता है, हम E प्लस वी क्रॉस बी। इन दिस केस इक्वेशन जो 7.1 है ना, वो हमारे पास फिर क्या हो जाती है, J इज इक्वल टू सिग्मा, F की जगह पे हमारे पास आ जाएगा E प्लस वी क्रॉस बी। ठीक है, E प्लस वी क्रॉस बी। तो यहाँ से हम ये कंसिडर करते हैं क्योंकि ये हमारे पास फोर्स पर यूनिट चार्ज है ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो आपको पता है कि फोर्स जो होता है वो हमेशा F इज इक्वल टू क्यू ई है। ठीक है, तो इसमें फोर्स पर यूनिट चार्ज है तो F ओवर क्यू होगा, F ओवर क्यू। फोर्स पर यूनिट चार्ज है तो ये क्या हो जाएगी, F ओवर क्यू। एंड E इज इक्वल टू F ओवर क्यू होता है, आपको पता है E इज इक्वल टू F ओवर क्यू। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, F की जगह पे हम ये लिख सकते हैं E प्लस V क्रॉस B। ठीक है, क्योंकि हमने जो फोर्स लेनी है दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो E प्लस V क्रॉस B यानी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको ले सकते हैं। लेकिन हम ये कंसिडर करते हैं कि जब किसी भी वायर में से करंट फ्लो कर रहा होता है तो उस वक्त जो है वेलोसिटी जो होती है उसकी चार्जेस की वेलोसिटी जो है दैट इज वेरी स्मॉल, सफिशिएंटली स्मॉल। तो हम ये कंसिडर करते हैं कि मतलब चार्जेस जब फ्लो होगी, वेलोसिटी जो है वो अगर बहुत कम है तो उस वक्त दैट द सेकंड टर्म जो है हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो हमारे पास फिर क्या हो जाता है, J इज इक्वल टू सिग्मा E। यानी हम ये कंसिडर करते हैं कि जब चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं किसी भी वायर में से जो करंट प्रोड्यूस करते हैं, तो वो हम वेलोसिटी जो है उन चार्जेस की दैट इज सफिशिएंटली स्मॉल दैट द सेकंड टर्म कैन बी इग्नोर्ड। सो ये जो हमारे पास J इज इक्वल टू सिग्मा E है, दैट इक्वेशन 7.3 इज कॉल्ड ओहम्स लॉ। तो द फिजिक्स बिहाइंड इट इज, इसको हम ये भी कंसिडर करते हैं, हम कहते हैं कि हम ये देखते हैं कि सेट E इज इक्वल टू 0 जो होता है दैट इज इनसाइड अ कंडक्टर, हम ये लेते हैं कि E जो है वो 0 है। बट लेकिन और अगर हम E 0 लेंगे तो हमारे पास J भी 0 हो जाएगा। E 0 होगा तो J जो है वो हमारे पास 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास E 0 होगा तो इसका मतलब है सिग्मा जो है वो इंफिनिटी है। ठीक है, अगर ये बहुत कम हो रहा है तो ये बहुत ज्यादा वैल्यू होगी। तो इसका मतलब ये है कि E इज इक्वल टू 0 अगर होगा तो हम यहाँ से वो जो बात हम शुरू में कहते थे ना कि इनसाइड अ कंडक्टर E जो है वो 0 होता है, तो अगर E 0 होगा तो इसका मतलब ये है कि सिग्मा इंफिनिटी होगा। तो ये परफेक्ट कंडक्टर्स की ये क्वालिटी होगी कि E 0 है तो सिग्मा जो है वो इंफिनिटी हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि E इज इक्वल टू J ओवर सिग्मा, सिग्मा अगर इन्फिनिटी है तो हमारे पास 0 हो जाएगी E की वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि इन प्रैक्टिस मेटल्स आर सच गुड कंडक्टर्स दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू ड्राइव करंट इन देम इज नेग्लिजिबल। दस भी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत नहीं होती, वैसे ही उसमें जो है वो उनकी जो कंडक्टिविटी है वो इंफिनिटी होती है, इंफिनिटी के करीब होती है। दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू ड्राइव करंट इन देम इज नेग्लिजिबल, दस वी रूटीनली treat the connecting wires in electric circuit, for example, as equipotentials. So resistors by contrast are made from poorly conducting materials. ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया, थोड़ा सा हमने ओहम्स लॉ को डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है दैट इज एग्जांपल 7.1, अ सिलिंड्रिकल रेजिस्टर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड लेंथ L, जो है वो लेंथ L गिवन है, is made from material with conductivity sigma. If we stipulate that the potential is constant over each end, हम ये कहते हैं कि potential जो है वो constant है and the potential difference between the ends is V,
वट करंट फ्लोज, करंट किसकी क्या वैल्यू होगी। हम इसमें देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट टर्न्स आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म विद इन द वायर। हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है विद इन द वायर। जैसे हमारे पास यहाँ पे है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म विद इन द वायर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि द करंट डिस्टेंसिटी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो करंट डेंसिटी भी हमारे पास यूनिफॉर्म होगी। और हमारे पास ये एक्सप्रेशन है कि J इज इक्वल टू आई ओवर ए होता है, तो I इज इक्वल टू जे ए। हमने करंट फाइंड आउट करना है ना, तो अब हमारे पास जो है I इज इक्वल टू जे ए है अगर, तो हम J की वैल्यू पुट कर देंगे सिग्मा ई ए, ठीक है। और E जो होता है वो आपके पास इक्वल होता है V बाय एल के। V की बात हम कर रहे हैं ना ऊपर के, हम कह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स इज V, तो हम V की वैल्यू V भी यहाँ पे लिखेंगे। तो E इज इक्वल टू V बाय एल। E जो है ना वो होता है, आपको एक्सप्रेशन का पता होगा, E इज इक्वल टू V बाय एल। तो हमने यहाँ से वो पुट कर दी इसकी वैल्यू, ठीक है। ये तो आपके पास आ गया I। अब हमारे पास ये इक्वेशन एग्जांपल है 7.2, टू लॉन्ग कोएक्सियल मेटल सिलेंडर रेडियाई A and B आर सेपरेटेड बाय मटेरियल ऑफ कंडक्टिविटी सिग्मा। इन दोनों के दरमियान जो है ना वो अंदर एक मटेरियल है दैट इज ऑफ कंडक्टिविटी सिग्मा। इफ दे आर मेंटेन्ड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस V, but current flows from one to the other in a length L, ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस V है इनके दरमियान में, तो उसमें करंट जो है वो उसकी क्या वैल्यू होगी ना, लेंथ L, ठीक है। तो हमारे पास ये है कि द फील्ड बिटवीन द सिलेंडर्स इज, अच्छा ये हमारे पास जो है वो लास्ट इलेक्ट्रिक फील्ड से आप लोग ये वैल्यू देख लेना जो सिलेंडर्स के केस में हमने की थी, तो ये आप वैल्यू वहाँ से देख लेना, कैलकुलेट की हुई है। वेयर लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑन द इनर सिलेंडर, ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑन द इनर सिलेंडर। The current is therefore, अब I is equal to, आपको पता है कि that is equal to J dot DA, J की जगह पे हम ये पुट कर देंगे सिग्मा E डॉट DA, और यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें डॉट DA, तो आपके पास है किसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, सिग्मा ई की वैल्यू पुट करेंगे तो सिग्मा, ये जो सिग्मा यहाँ पे लिखा हुआ है जो बाहर है सिग्मा, उसके बाद आगे लिखना है लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एस, ठीक है। और डी ए की वैल्यू है ना आपके पास जो सिलेंडर के केस में एरिया होता है वो किस तरह से लेते हैं हम, सरकमफ्रेंस और लेंथ ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो 2 पाई एस एल आ जाएगा आपके पास, 2 पाई एस एल। तो ये 2 पाई एस से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट लेम्डा एल, ठीक है। ये आपके पास आ गया। द करंट इज देयरफॉर, करंट की वैल्यू आ गई। द इंटीग्रल इज ओवर any surface enclosing the inner cylinder, meanwhile the potential difference between the cylinders is, अब potential difference हमने find out करना है, V is equal to minus B to A। B बाहर वाला है ना, तो B से A रेफरेंस जो है वो हमारे पास रेफरेंस हमने B लिया है, जहाँ पे हम इन्फिनिटी टू आर लेते थे ना, इस तरह से हमारे पास B टू A आ जाएगा E डॉट DL, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको फाइंड आउट करना है, E की वैल्यू पुट करनी है लेम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट S। अब यहाँ पे L भी लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम L भी लिख सकते हैं, तो डी एल बाई एल ले लें, यहाँ डी एल बाई एस भी है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एल एन एस। तो जब हम लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो B बाई ए आ जाएगा, यानी A बाई बी आएगा, लेकिन जब हम माइनस के साइन को खत्म करना चाहें तो हम इसको एल एन बी बाई ए लिख सकते हैं।
ठीक है, ln बाय एस हो जाएगा dl बाय एस, तो वो हमारे पास हो जाएगा ln s। तो ln a बाय b होना चाहिए, लेकिन माइनस का साइन खत्म करेंगे तो हमारे पास ln b बाय a आ जाएगा। ठीक है, और जब हमने अच्छा ये वाली b की वैल्यू हम जो है यहाँ से लेमडा फाइंड आउट कर लेना अगर हम, क्योंकि हमने इन टर्म्स ऑफ v कैलकुलेट करनी है वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, v को हमने ख़त्म नहीं करना, तो हम यहाँ पे लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको हम ये ऊपर i की इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो लेमडा जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट v ओवर ln b बाय a। इसको आपने इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो i इज इक्वल टू आपके पास सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट l, और लेमडा की वैल्यू पुट कर दें 2 पाई एप्सिलॉन नॉट v ओवर ln b बाय a। तो ये एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल हो जाएगा। वी हैव 2 पाई सिग्मा l v ओवर ln b बाय a। आई की टर्म्स में हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि बेसिकली हमने देखना है कि v इज इक्वल टू आई आर होता है और r इज इक्वल टू v इज इक्वल टू आई आर होता है। तो r इज इक्वल टू v बाय आई। अब हमें ये पता है कि जो ओहम्स लॉ का एक्सप्रेशन है, अगर हम यहाँ से r की वैल्यू देखेंगे, इन दोनों एग्जांपल्स में से r की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, तो v इज इक्वल टू आई आर जैसे है, तो हमें पता है कि जो देखो r जो है दैट इज रेजिस्टेंस, इट इज अ फंक्शन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ द अरेंजमेंट एंड द कंडक्टिविटी ऑफ द मीडियम बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। जो एग्जांपल 7.1 है उसमें r जो है वो एग्जांपल 7.1 है। आप अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो तो v इज इक्वल टू आई आर है, इसको इस साइड पे ले आओ तो वी हैव l ओवर सिग्मा a। l ओवर सिग्मा a जो है दैट इज इक्वल टू r। ठीक है, यहाँ पे देखो l ओवर सिग्मा a इज इक्वल टू r, एंड इक्वेशन एग्जांपल 7.2 में r इज इक्वल टू ln b बाय a ओवर 2 पाई सिग्मा l दैट इज इक्वल टू r। और रेजिस्टेंस जो है दैट इज मेजर्ड इन ओहम्स एंड ओहम इज वोल्ट पर एम्पेयर, वोल्ट पर एम्पेयर। ठीक है, ये तो हमारे पास होगी दो एग्जांपल्स। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो आगे आप ये कुछ टॉपिक है ऐसे थ्योरी वगैरह दी हुई है, वो बेशक आप छोड़ देना। बस इसमें ये क्वेश्चन देख लेना कि ये आपकी वैल्यू है कि एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल द कोलिजन्स द वर्क डन by the electric force is converted into heat in the resistor. Since the work done per unit charge is V, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज V, यानी कि E या V इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या EV, तो हम ये कहते हैं कि द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज I। पर यूनिट टाइम द पावर डिलीवर्ड इज P इज इक्वल टू VI, जो है वो रिलेशन हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं I स्क्वायर R। ठीक है, P is equal to VI is equal to I square R। This is the Joule heating law। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है द Joule heating law with I in amperes and R in ohms, P comes out in watts joule per second। ठीक है, ये आपने इक्वेशन याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा ये देखना है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन जो है ये मैंने ऊपर लिखी हुई भी है, ये आप लोग यहाँ से देख लेना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज बेसिकली एन EMF इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज डन बाय द सोर्स ऑफ EMF। ठीक है, हमें बेसिकली जो है वो EMF किस वजह से प्रोड्यूस होती है, कोई भी सोर्स होता है, जैसे हम बैटरी लगा दें, ठीक है, तो वो भी सोर्स है। तो EMF इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज डन बाय द सोर्स ऑफ EMF इन मूविंग द चार्ज अराउंड द क्लोज्ड लूप। ठीक है, इसका मतलब ये है कि क्लोज लूप होता है, जैसे हम बल्ब को के साथ वायर्स लगा के तो बैटरी लगा दें, अगर हम स्विच ऑन करते हैं
तो बल्ब ग्लो करता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी हम वर्क होता है चार्जेस के ऊपर, तो और वो कौन वर्क प्रोड्यूस करता है? बैटरी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एन ईएमएफ इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मूविंग द चार्ज अराउंड द क्लोज लूप। और ईएमएफ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं वर्क पर यूनिट चार्ज, E is equal to W by Q। अच्छा, अब यहाँ से जो हमने ये जो टॉपिक है यहाँ पे हम यही डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो है if you think about a typical electric circuit, a battery hooked up to a light bulb। ठीक है, बैटरी जो है वो किसी लाइट बल्ब के साथ अटैच हो, तो हमें पता है कि इस तरह के क्वेश्चन हम लोग के जहन में आते हैं कि द करंट इज द सेम ऑल द वे अराउंड द लूप। ठीक है, अगर हम ये कंसिडर करते हैं द करंट इज द सेम ऑल द वे अराउंड द लूप, व्हाई इज दिस द केस व्हेन द ओनली ऑब्वियस ड्राइविंग फोर्स इज इनसाइड द बैटरी। ठीक है, हम ये कंसिडर करते हैं कि करंट जो है वो सेम है हर जगह पे, लूप के हर पॉइंट पे, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि अगर लूप के हर पॉइंट पे करंट जो है वो सेम है, तो कौन सी फोर्स है जो बैटरी में से हम उस पे अप्लाई हो रही है करंट पे, जिसकी वजह से हर जगह पे करंट सेम है। तो इसका मतलब ये है कि व्हेन द ओनली ऑब्वियस ड्राइविंग फोर्स इज इनसाइड द बैटरी। ठीक है, हम ये बेसिकली ये देख रहे हैं कि कौन सी फोर्स जो है वो पुश कर रही है कि जिसकी वजह से करंट जो है वो हर लूप के हर पॉइंट पे करंट सेम है। ठीक है, इसके बाद यू माइट एक्सपेक्ट अ लार्ज करंट इन द बैटरी एंड नॉन एट ऑल इन द लैम्प। इसके बाद हम ये भी कंसिडर करते हैं कि जो बैटरी है उसमें बैटरी में जो है वो करंट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लैम्प, यानी लैम्प जब तक हम उसमें उसको करंट देंगे नहीं उस वक्त तक लैम्प ऑन नहीं होगा। ये पुशिंग कौन कर रहा है इन द रेस्ट ऑफ द सर्किट? ठीक है, सर्किट में एक वो पुशिंग जो है वो कौन सी फोर्स जो है वो पुश कर रही है, एंड हाउ डज इट हैपन दैट दिस पुश इज एग्जैक्टली right that this push is exactly right to produce the same current in each segment। basically अगर तो पुश है तो वो कौन सी फोर्स पुश कर रही है, और किस तरह से हम ये कहते हैं कि करंट जो है वो पूरे लूप में सेम है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है कि किस तरह से करंट कौन सी फोर्स पुश कर रही है, और किस तरह से हम ये कहते हैं कि करंट जो है वो सेम है पूरे लूप में। एंड व्हाट्स मोर, इसमें ये भी है कि चार्जेस इन अ टिपिकल व्हाई डजंट इट टेक एन आवर फॉर द करंट टू रीच द लाइट बल्ब। अच्छा, इसके बाद एक और भी बात है, एक तो फोर्स कौन सी है, फिर कैसे वो सेम है हर सेगमेंट में, लूप के हर सेगमेंट में सेम है, फिर वो इतनी जल्दी कैसे लाइट बल्ब तक पहुंच जाती है, उसमें 1 घंटा क्यों नहीं लगता। ठीक है, हाउ डू ऑल द चार्जेस नो टू स्टार्ट मूविंग एट द सेम इंस्टेंट। किस तरह से जो है वो हर चार्जेस जो हैं वो सारे एक ही तरह से मूव करना शुरू कर देते हैं एट द सेम इंस्टेंट, यानी कि एक तरह से स्टार्ट मूविंग शुरू कर देते हैं, मूविंग स्टार्ट कर देते हैं, वो किस तरह से। तो यानी कि बेसिकली कैसे ही ये सब फोर्स कैसे लग रही है, करंट कैसे हर जगह पे सेम है, फिर उसके बाद ये है कि किस तरह से टाइम क्यों नहीं इतना ज़्यादा लगता, कि लाइट बल्ब फौरन क्यों ऑन हो जाता है। ठीक है, ये सब जो है वो हमने इस टॉपिक में डिस्कस करना है। तो बेसिकली हमारे पास जो है वो इस तरह से दो फोर्सेस, इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो फोर्सेस होती हैं। जैसे हम ये है कि देयर आर रियली टू फोर्सेस इन्वॉल्व इन ड्राइविंग करंट। ये थोड़ा सा ब्लर सी पिक्चर आ गई थी, आप लोग जो है वो बुक से देख लेना अपने जो आपके पास बुक्स हैं ग्रिफिथ की, कि देयर आर रियली टू फोर्सेस इन्वॉल्व इन ड्राइविंग करंट अराउंड अ सर्किट। there are really two forces involved in driving current around a circuit, यानी कि जो करंट है उसको ड्राइव करने के लिए सर्किट में ड्राइव करने के लिए दो फोर्सेस को हम कंसिडर करते हैं। एक जो है वो
फोर्स जो है वो हम यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एक फोर्स है Fs, the source which is ordinarily confined to one portion of the loop। ठीक है, एक तो हम ये कहते हैं कि सोर्स की वजह से, सोर्स यानी कि कोई भी सोर्स, हम जैसे बैटरी का सोर्स है या हम कोई भी जैसे हम लेंगे, वो सोर्स जो है वो एक करंट जो है वो जो फोर्स है वो कौन सी होगी, द सोर्स Fs which is ordinarily confined to one portion of the loop, जैसे बैटरी। ठीक है, और दूसरी जो फोर्स है वो कौन सी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स which serves to smooth out the flow and communicate the influence of the source to distant part of the circuit। यानी कि दूसरी जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, यानी एक बात तो हमें ये थी ना कि हमें वो फोर्स मिल कहाँ से रही है। ठीक है, जो हमने ऊपर क्वेश्चंस आपको मैंने बताए थे, मतलब जो बात हुई थी कि द करंट इज द सेम ऑल द वे अराउंड द लूप, एक तो ये बात हम कहते कि कैसे करंट सेम होती है, तो ये हम लोग हमें कहाँ से मिलेगी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच सर्व्स टू स्मूथ आउट द फ्लो। ठीक है, इन प्रैक्टिस द यहाँ से ये जो मैंने लिखा हुआ है, इन प्रैक्टिस द करंट इज द सेम ऑल द वे अराउंड द लूप, ये किसकी वजह से होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इन why is in this when the only obvious driving force is inside the battery, और ये जो है ड्राइविंग फोर्स है that is Fs। ठीक है, ये जो ड्राइविंग फोर्स है that is Fs। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये हमारे पास प्रोड्यूस करती हैं करंट को, दैट इज सेम इन ऑल द वे अराउंड द लूप एंड दैट इज ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा यानी कि, और इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि F जो टोटल फोर्स है दैट इज Fs प्लस E। E इज फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और Fs इज फॉर सोर्स के लिए लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम एक चीज और भी थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि अगर हम ये वाली डायग्राम को इस फॉर्म में बनाएं तो हमारे पास ये देखें, ये एक बेंड सा आ रहा है कि कोई भी वायर है, आपको पता है बेंड तो वो होगी, स्ट्रेट तो नहीं होती वो, तो अब यहाँ पे अगर ये चार्जेस हैं और ये हम इसको एक ले लेते हैं कि यहाँ पे भी चार्जेस हैं, दैट इज द नी, ये बेसिकली नी है। अगर हम ये कहते हैं कि दो चार्जेस हैं, सेम चार्जेस हैं, हमें पता है कि इन दोनों के दरमियान जो है वो रिपल्शन होगी, इनकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एक इस डायरेक्शन में होगी और एक इस डायरेक्शन में होगी। अगर हम ये कहते हैं कि इस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है, तो आपको पता है कि जहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ऑपोजिट है और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो ये एक दूसरे को अपोज कर रहा है, तो यहाँ पे जो है वो करंट जो है उसकी स्पीड कम होगी एज कम्पेयर टू इस पॉइंट पे करंट जो है वो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो भी इस डायरेक्शन में है और आई भी इस डायरेक्शन में है, करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे उसकी स्पीड इंक्रीज कर जाएगी करंट की और यहाँ पे डिक्रीज करेगी। So if the current were not the same all the way around, for instance, during the first split second after the switch is closed, then the charge would be piling up somewhere, and here the crucial point, the electric field of this accumulating charge is in such a direction as to even out the flow. Suppose, for instance, the current into the bend in figure 7.1 is greater than the current out. Is greater than the current out. Then charge piles up at the knee and this produces a field aiming away from the kink. This field opposes the current flowing in. यहाँ पे जो field produce हो रहा है ना, this field produces a field aiming away from the kink. इसका मतलब ये this produces a field aiming away from the kink. ये और ये जो है इससे away produce कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस फील्ड अपोजिस द करंट फ्लोइंग इन, इसको अपोज कर रहा है, तो ये जो इन है स्लोइंग इट डाउन एंड प्रोमोट्स द करंट फ्लोइंग आउट स्पीडिंग इट अप, यहाँ पे ये प्रोमोट हो रही है until these currents are equal
at which point there is no further accumulation of charge and equilibrium established। ये उस वक्त तक करंट जो है वो जब करंट इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तब जो है वो उस वक्त तक ये अपोज होगा। लेकिन जब करंट इक्विलिब्रियम में आ जाएगा दोनों पॉइंट्स पे तो फिर हमारे पास जो है वो कंडीशन होगी। तो एट विच ई पॉइंट देयर इज नो फर्दर accumulation of charge and equilibrium, so it's beautiful system automatically self-correcting to keep the current uniform, and it does it all so quickly that in practice you can safely assume the current is the same all around the circuit। यानी ये बहुत फास्ट मेथड है। थोड़ा सा यहाँ पे होता है कि किसी पॉइंट पे अगर कोई किंक है, कोई नी बना हुआ है, तो वहाँ पे जो है थोड़ा सा एक दूसरे को अपोज करती हैं। यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे करंट जो है वो कम हो जाती है, लेकिन दूसरे पॉइंट पे करंट इंक्रीज होती है, लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है वो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है और ये जो है बहुत फास्ट प्रोड्यूस हो क्विकली प्रोड्यूस होता है सब कुछ। तो हम यही कंसिडर करते हैं कि करंट इज द सेम ऑल अराउंड द सर्किट। ठीक है, तो यहाँ से अब थोड़ा सा हमने मैथमेटिकली इसको देखना है कि हमारे पास जो है ये तो मैंने आपको बता दिया कि F इज इक्वल टू एफ एस प्लस ई होता है। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा एफ एस को डिफाइन कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि एफ एस जो है वो कैन बी मैनी डिफरेंट थिंग्स की वजह से हो सकती है। इट्स अ बैटरी, बैटरी के अंदर ये केमिकल फोर्स की वजह से होती है। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल मैकेनिकल में ये मैकेनिकल प्रेशर की वजह से होती है। इसके बाद थर्मोकपल में ये टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से होती है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में ये लाइट की वजह से होती है। फोर्स, ठीक है, इसमें सो ऑन हम इसको और भी चीज़ों से देख सकते हैं। अब यहाँ से हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ई की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो है मैकेनिज्म इसमें अब हम अगर कोई भी मैकेनिज्म अगर हो, हम ये नहीं कंसिडर करते एफ एस, यानी कि ये जो हमारे पास ये फोर्स है ये किसी भी मेथड से प्रोड्यूस हो सकती है, लेकिन हम इसका जो नेट इफेक्ट है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय द लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ। ठीक है, हम लाइन इंटीग्रल इसका अगर लेते हैं टोटल अराउंड द सर्किट, क्योंकि अराउंड द सर्किट हमने लेना है ना पूरे सर्किट का, तो वो हम लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ लेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ और ये क्लोज्ड लूप का होगा। नेट इफेक्ट इज डिटरमिन्ड बाय द लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ अराउंड द सर्किट। तो ई हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एल। अब आपको पता है कि एफ किसके इक्वल है, एफ एस प्लस ई के, तो हम इसको लिखेंगे एफ एस डॉट डी एल प्लस ई डॉट डी एल। ठीक है, तो हम बिकॉज ई डॉट डी एल इज इक्वल टू 0 फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स, तो हम ये कहते हैं कि ई डॉट डी एल जो है दैट वो इक्वल टू 0 होता है वेदर यू कैन यू यूज एफ और एफ एस। तो हम E जो है दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट और EMF ऑफ द सर्किट, यानी कि हमारे पास E जो है वो हमारे पास हो जाएगा एफ एस डॉट डी एल के। ठीक है, इट्स तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इट्स द इंटीग्रल ऑफ फोर्स पर यूनिट चार्ज। some people prefer the word electromotive but EMF। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम इसको अगर हम देखना चाहें कि V जो है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रो EMF भी ले सकते हैं, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी हम लिख सकते हैं और इसको हम EMF भी लिख सकते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है इसको हम V के इक्वल भी कहते हैं कि दैट इज इक्वल टू V। ठीक है, पोटेंशियल के इक्वल भी होता है ये आपने बात याद रखनी है कि EMF इज इक्वल टू V। और वो हम कैसे कह सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू V विद इन एन आइडियल सोर्स ऑफ EMF द नेट फोर्स ऑन द चार्ज इज 0 with an ideal source of EMF a resistance-less battery। अगर resistance-less battery होगी तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास resistance-less battery होगी, तो इसका मतलब है उसकी कंडक्टेंस जो है वो इन्फिनिटी होगी। रेजिस्टेंस उसमें बिल्कुल नहीं है तो फिर हम ये कहते हैं कि उसकी जो कंडक्टेंस है दैट इज इन्फिनिटी। अगर हम कंडक्टेंस को इन्फिनिटी कहते हैं, जैसे ये वाला एक्सप्रेशन है हमारे पास J इज इक्वल टू सिग्मा एफ, अगर कंडक्टेंस इन्फिनिटी होगी तो F 0 होगा।
ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर ये चीज़ इंक्रीज कर देंगे बहुत तो ये डिक्रीज हो जाएगा। हमें ये इक्वलिटी को लेकर लिखना है कि तो यहाँ पे अगर ये एक फैक्टर को हम बहुत इंक्रीज करते हैं तो दूसरा फैक्टर जो है वो 0 के इक्वल हो जाता है। तो इन्फिनिटी होगा तो ये 0 हो जाएगी। अगर f हम 0 ले लेते हैं, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में जो ऊपर हमने एक्सप्रेशन लिखी कि अगर यहाँ पे f 0 होगा तो e इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा माइनस एफ एस। e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एफ एस। E is equal to minus. The potential difference between the terminals A and B is therefore. अब ये जो हमने एक एक्सप्रेशन है V is equal to minus A to B E dot dl, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं A to B fs डॉट dl। E की जगह पे मैंने पुट कर दिया माइनस fs, ठीक है, तो यहाँ माइनस खत्म हो गया। वी हैव fs डॉट dl, तो इसको हम fs डॉट dl अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया है कि वो किसके इक्वल होता है। fs dot dl is equal to E, so V is equal to E, यानी पोटेंशियल जो है that is equal to EMF। तो हम यहाँ से जो है आप लोग इसको देख लेना, इसकी थ्योरी वगैरह पढ़ लेना। तो ये हमारा जो है वो आज यहाँ तक मैंने करवा दिया आपको। तो नेक्स्ट ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है। अच्छा, इसमें आप लोग जो है ना एक ऐसा करना कि सिर्फ एक प्रॉब्लम 7.2 ये आप लोग जो है वो देख लेना, इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम 7.2। बाकी यह है कि आप लोग की अब तो क्लासेस जो है वो नहीं होंगी इस मतलब नेक्स्ट वीक में। तो फिर हम जो है वो आपका ये आफ्टर आपका जो है ना नेक्स्ट जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो फिर हम इसमें क्विज रख लेंगे आपका जो है 6 चैप्टर का। पहले हमने 5th चैप्टर का किया था, अब हम 6th चैप्टर का क्विज जो है वो कोई भी डेट आप लोग मुझे बता देना जिसमें यानी कि बल्कि सॉरी आपके जो फ्राइडे को क्लास होती है ना तो फ्राइडे को ही फिर आपका छोटा सा मैं क्विज ले लूँगी चैप्टर नंबर 6 में से, ठीक है, ताकि आपका जो है वो चैप्टर भी प्रिपेयर हो जाए। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।